अब हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत तीसरे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मेरे प्यारे छात्रों, आप सब लोगों को पता है कि मैं जो 12वीं बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और इस चैप्टर का 12 से 14 वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले से बताया हूँ कि 2 या 3 अक्टूबर को आप लोगों का मैं एक टेस्ट एग्जाम लूंगा। वह टेस्ट एग्जाम ऑब्जेक्टिव आधारित रहेगा। जिस प्रकार से नेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। उत्तर सही होने पर आपको 4 अंक मिलेंगे, उत्तर गलत होने पर 1 अंक कटेगा, मतलब माइनस मार्किंग रहेगा। तो आप लोगों को मैं कल ही बताया था कि 2 या 3 अक्टूबर को मैं एक तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आधारित, नेट पर आधारित एक टेस्ट एग्जाम लूंगा, जिसमें कहना चाहिए कई जिलों के स्टूडेंट सम्मिलित होंगे। तो आप लोगों के बीच एक अच्छा अवसर है कंपटीशन करने का। जैसे कि हम लोग एक विद्यालय में जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वह स्टूडेंट अपने ही विद्यालय के स्टूडेंट से कंपटीशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई जिलों के स्टूडेंट कहने की इस एग्जाम में सम्मिलित होंगे। तो आप लोगों को एक अच्छा अवसर मिलेगा कि कंपटीशन करने का। अभी वर्तमान में कहना चाहिए कोरोना नामक वैश्विक महामारी रोग आया हुआ है, तो पूरी भारत सहित विश्व में अधिकांश स्कूल कॉलेज क्या है, बंद हैं। सभी शिक्षक ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अनेक शिक्षक इस बीच अपने तरीका से अनेक रिसर्च कर पढ़ा रहे हैं कि उनका ज्ञान बच्चों तक कैसे पहुंचे। तो इस क्रम में मैं विभिन्न जिलों के जो स्टूडेंट हैं उनका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्रयास किया हूं, जिसमें विभिन्न जिलों से बच्चे जुड़े हुए हैं और मैं आगे चलकर अपने YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को पता होगा कि 12वीं बायोलॉजी का मैं ऑफलाइन वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव में अपलोड करता हूं और इसमें छत्तीसगढ़ के 400 से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब से करके 12वीं बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी कहने चाहिए 12वीं बायोलॉजी या फिर 11वीं बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब से करें, लाइक करें और 12वीं और 11वीं के स्टूडेंट तक इनको पहुंचाने का कष्ट करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग यदि मेरे सभी वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, आगे करके देखेंगे, पीछे करके देखेंगे, अपने समय अनुसार देखेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का बोर्ड में 12वीं बायोलॉजी में अंक 90+ में अवश्य रहेगा। और ये जो मेरा लेक्चर है इसमें अधिकांश कहना चाहिए नेट का भी क्वेश्चन समाहित होता है 10 से 15 सालों का। तो आप लोगों को नीट में भी विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि आप 12वीं पढ़ते पढ़ते 11वीं पढ़ते पढ़ते अधिकांश चैप्टरों का आप ऑब्जेक्टिव आधारित अध्ययन कर लिए, मतलब डिस्क्रिप्टिव अध्ययन कर लिए। तो आप 12वीं के बाद कहने चाहिए अच्छे कोचिंग सेंटर या फिर अच्छे बुक खरीद कर आप लोग घर में अध्ययन करते हैं, तो आपको कहना चाहिए बहुत ही सुविधा होगा और आपका चांसेस अगले साल ही कहना चाहिए नीट में चयन होने की संभावना 99% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोग कहना चाहिए इस कोरोना वैश्विक नामक महामारी रोग के समय आप लोग मेरे YouTube चैनल में जो वीडियो है उनको देखकर आप लोग इनका विशेष लाभ उठाएं। और मेरा जो कंपटीशन एग्जाम में करने वाला हूँ, टेस्ट एग्जाम लेने वाला हूँ, उसमें आप लोग कहना चाहिए विशेष रूप से भाग लें और अपना लाभ लें। ठीक है जी, तो कहना चाहिए जो तीसरे चैप्टर है, तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको मैं आप लोगों को कहना चाहिए क्या क्या पढ़ना है इसमें, उसको मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीके से 20-25 मिनट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि मेरा ये पूरी वीडियो
12 से 14 वीडियो कहना चाहिए पहले से बन चुका है, तो आपको जल्दी से तैयारी करना है 20-25 मिनट में। तो एक बार रिवीजन की दृष्टि से मैं इसको केवल हेडलाइन के रूप में बता रहा हूँ। विस्तृत अध्ययन करना है तो मेरा कहना चाहिए जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वहां पर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक या फिर 2 और वीडियो जिसको बाद में बनाए हों, तो कहना चाहिए 1 से 14 वीडियो को आप लोग विस्तृत रूप से देखिए आप लोग। क्लियर? तो यहाँ पर केवल रिवीजन के रूप में आप पाएंगे। क्लियर? इस चैप्टर को मान लो कहना चाहिए हमको अध्ययन करना है शॉर्टकट तरीके से, परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आधे घंटे के अंदर। तो पहले हम लोग कहना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब अपने समान नई जीवों को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिनमें जीवों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। अपने समान नई जीवों को पैदा करना जिसमें जीवों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या कहलाता है? प्रजनन। प्रजनन आगे चलकर कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो तीसरे चैप्टर में है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है। एक ही जाति के 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है। एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। इन दोनों में कहना चाहिए युग्मक का निर्माण होता है, गेमेट का निर्माण होता है। मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। दोनों के बीच आपस में मिलन होता है, उसको कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद कहना चाहिए डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं। जाइगोट से आगे चलकर विभिन्न क्रिया होती है और अंत में भ्रूण और चाइल्ड के क्या होता है? निर्माण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहना चाहिए छोटे जीवों में होती है। इसके लिए केवल एक जीव की आवश्यकता पड़ती है। एक ही जाति के 2 जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें गेमेट भी नहीं बनेंगे। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी कहना चाहिए 2 जीव की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। इसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन दोनों विधियों से जो नई जंतु बनती है, नई जीव बनती है, वो सेम अपने माता पिता के समान होते हैं। जिसके कारण वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो उत्पन्न जीव होते हैं उसको क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है, रेमेट कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, तो इसके अंतर्गत जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। ये कहना चाहिए मेल का है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कहना चाहिए एक चित्र को देखेंगे। ये चित्र कहना चाहिए प्रत्येक पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, वो चित्र कहने चाहिए आपको गूगल में कई एंगल से मिलेगा, कलर चित्र मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कहने चाहिए नर जनन तंत्र के चित्र देखना है तो केवल पुस्तक में एक चित्र है उसी को मत देखेंगे। आप लोग गूगल की सहायता से हजारों चित्र देख सकते हैं। पहले क्या होता था? गूगल नहीं आया था, मोबाइल नहीं आया था, इंटरनेट नहीं आया था, तो जो बुक में एक चित्र होते थे उसी को हम लोग देखते थे। ठीक है, दूसरा चित्र का ऑप्शन ही नहीं था। दूसरा पुस्तक हम लोग खरीद ही नहीं सकते थे। लेकिन आजकल क्या आ गए हैं? गूगल आ गए हैं। क्लियर? तो इसमें आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 2 ऑर्गन होते हैं। एक जो होते हैं उसको हम लोग मुख्य ऑर्गन होते हैं, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? टेस्टिस। और इसके बाद जो अन्य ऑर्गन होती है उनको कहना चाहिए एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लोग कहना चाहिए इस वृषण का टेस्टिस का अध्ययन कर लेंगे। टेस्टिस का कहना चाहिए नामांकित चित्र भी देख लेंगे। टेस्टिस के अंतर्गत कहना चाहिए ये कहाँ पर स्थित होती है, इनकी संरचना कैसे होती है। इनके अंदर में 2 सेल्स पाए जाते हैं। 2 सेल्स का भी नाम याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है जी, जो सर्टोली सेल्स होते हैं और एक लेडिंग सेल्स होते हैं। लेडिंग सेल से कहिए या इंटरस्टिशियल सेल से कहिए। क्लियर? दूसरा सर्टोली सेल्स। पहला सेल से कहना चाहिए मेल में सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं। दूसरा कहना चाहिए भ्रूण को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है, सर्टोली सेल्स। इसको भी देख लेंगे। इसके अंदर कहना चाहिए 400-500 से अधिक नलिकाएं पाई जाती है, उसको सेमेनिफेरस ट्यूबुल से कहते हैं। मतलब इसका आप लोग नामांकित चित्र देख लेंगे। ये कहना चाहिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस मुख्य जनन ऑर्गन। ठीक है, इनसे सेक्स हार्मोन बनेंगे।
उसके बाद है एसेसरी सेक्स ऑर्गन, मतलब सहायक सेक्स ऑर्गन, सहायक जनन अंग। इसके अंतर्गत चित्रों की सहायता से आप लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक जोड़ी इपिडिडाइमिस, एक जोड़ी वास डिफरेंशिया, एक सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक कॉपर ग्लैंड, एक पेनिस, एक यूरेथ्रा। इसको चित्र की सहायता से देखेंगे और प्रत्येक का कहना चाहिए वर्णन को देख लेंगे। क्लियर? विशेष रूप से कहना चाहिए इपिडिडाइमिस को ही देख लेंगे, इसमें से अधिकांश ऑब्जेक्टिव भी आता है नीट में। इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंशिया है, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, इनको आप लोग देख लेंगे। क्लियर? इसी के अंतर्गत आप लोग देख लेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, इसको कई बार कहने की 12वीं में पूछा जाता है। नर का द्वितीयक लैंगिक लक्षण और मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्लियर? इसको आप लोग विशेष रूप से देख ही लेंगे। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो मुख्य होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो अन्य होती है उसको क्या बोलते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। इसके अंतर्गत क्या आती है? ओवरी। इसके अंतर्गत 2-3 अन्य आती है। वही डक्ट है, यूटेरस है, वेजाइना है, सर्विक्स है, ये सब इसके अंतर्गत आती है। क्लियर? तो इसमें आप लोग देख लेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है। ओवरी का नामांकित चित्र देख लेंगे। ये कहने चाहिए फीमेल में एक जोड़ी होती है। ठीक है, फीमेल में एक जोड़ी होती है। इनका भी आप लोग टीएस कार्ड देख लेंगे। जिस प्रकार से आप लोग टेस्टिस का देखते हैं उसी प्रकार से ओवरी का भी क्या देख लेंगे? टीएस कार्ड का नामांकित चित्र देख लेंगे। उसमें कहने की लेडिंग और सर्टोली सेल्स पाई जाती है। उसी प्रकार से इसमें भी कहा जाता है जब कोई भी कहना चाहिए फीमेल जन्म लेती है तो उनके ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है। ये माना जाता है इनकी संख्या लगभग दोनों ओवरी में 4 लाख होती है। ओवेरियन फॉलिकल्स की संख्या कितनी होती है? 4 लाख होती है दोनों ओवरी में। लेकिन किसी भी युवा स्त्री में, किसी भी यंग फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उनके जीवन में लगभग कहना चाहिए 400 ओहम का निर्माण होता है। कितने ओहम का निर्माण होता है? 4 लाख में से 400 ओहम, मतलब इतने ही कहना चाहिए सक्रिय होती है। बाकी सब कहना चाहिए उम्र होने के बाद, मेनोपॉज के बाद, 50 वर्ष के बाद क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। क्लियर? तो इसको भी देख लेंगे ओवरी। ठीक है, ये जो इसमें जो कहना चाहिए जो फॉलिकल्स होती है वो 4 अवस्था में पाई जाती है। 4 अवस्था का आप लोग नाम देख लेंगे। प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, वेसिकुलर, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ये जो कहना चाहिए 4 लाख फॉलिकल्स होती है, ये फॉलिकल्स कहना चाहिए युवा अवस्था में 4 अवस्था में पाई जाती है। अंतिम में कहना चाहिए ओहम बनाती है वो। ठीक है, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, वेसिकुलर, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ये जो कहने चाहिए जो लास्ट स्टेज होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स, जो चौथा स्टेज होता है वही सक्रिय स्टेज होता है और वही आगे चलकर फीमेल में सेक्स हार्मोन का क्या करती है? निर्माण करती है। फीमेल का सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। नर का सेक्स हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन। नर के सेक्स हार्मोन का निर्माण कौन करेगा? मेल का टेस्टिस। उसमें कहना चाहिए जो लेडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स होता है वही सेल्स कहना चाहिए नर का सेक्स हार्मोन बनाएंगे। और फीमेल में कहना चाहिए बाद में जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है, ठीक है, वो कहना चाहिए एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। वास्तव में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का निर्माण कार्पस लुटियम करता है। ये कार्पस लुटियम फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहना चाहिए 28 दिनों की चलती रहती है,
तो 17वें 18वें दिनों के आसपास कार्पस लुटियम का निर्माण होता है। और कार्पस लुटियम ही कहना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। एक होता है गर्भ धारण की स्थिति को बनाए रखता है, मतलब नेचुरली तौर से एबॉर्शन होने से रोक देती है। दूसरा होता है मिल्क सेक्रेशन, दुग्ध स्त्रवण का कार्य करता है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए इसके अंतर्गत ओवरी के बाद आप लोग देख लेंगे एक जोड़ी वही डक्ट है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब में ही कहना चाहिए क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है। दोनों वही डक्ट अंदर की ओर जाकर कहना चाहिए एक यूटेरस बनाती है गर्भाशय, केवल एक ही गर्भाशय होती है फीमेल में। क्लियर। इनके आंतरिक लेयर को एंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है, उसको भी याद रख लेंगे। नीचे तरफ कहना चाहिए सर्विक्स होती है और नीचे में क्या होती है, वेजाइना होती है। क्लियर। इतने को देख लेंगे। कुछ ग्रंथि देख लेंगे जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग देख लेंगे कॉपर ग्लैंड्स, और इसमें हम लोग क्या देख लेंगे, बर्थोलिन की ग्लैंड्स। दोनों एक दूसरे की क्या होती है, संजात होती है। इसमें क्या होती है कॉपर ग्लैंड और इसमें क्या होती है बर्थोलिन की ग्लैंड्स। ये कहना चाहिए मैथुन के दौरान, सेक्स के दौरान ये चिकनाई मतलब लुब्रिकेंट लाने का कार्य करती है। क्लियर। उसके बाद कहने चाहिए फीमेल में एक और ऑर्गन होती है वेजाइना के पास, एक छोटा सा उत्तकों का उभार पाया जाता है, एक छोटा सा होता है, उसको कहना चाहिए क्लाइटोरिस कहा जाता है। ये फीमेल का कहना चाहिए सेक्स उत्तेजक ऑर्गन होते हैं। इसको कई बार पूछा जाता है ये मेल का किसका समजात है, तो मेल का कहना चाहिए जो पेनिस होता है, बाह्य सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, और फीमेल का कहना चाहिए क्लाइटोरिस। दोनों कहना चाहिए एक दूसरे के क्या होते हैं, समजात होते हैं, मतलब दोनों का क्या होते हैं, सेक्स से संबंधित उत्तेजक ऑर्गन होते हैं। मेल में पेनिस और फीमेल में क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस से क्या होता है, उत्तकों का बना हुआ एक छोटा सा उभार होता है। क्लियर। उसके बाद कहने चाहिए 2 और ग्रंथि होती है, हालांकि मानव में नहीं पाई जाती, इसको भी कई बार नीट में पूछा जाता है। पेरिनियल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड्स। पेरिनियल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड्स ये मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है, अन्य मैमल में, लेकिन मानव में नहीं पाई जाती है। क्लियर। ये भी सेक्स से संबंधित ग्रंथि है। क्लियर। उसके बाद आप लोग इसमें भी देख लेंगे फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर का द्वितीयक लैंगिक लक्षण और मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इसको आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। क्लियर। मेल में क्या हो सकता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, 2-3 जल्दी से बता रहा हूं। मेल में कहना चाहिए जैसे ही 12 से 15 साल के होते हैं तो आवाज क्या हो जाता है, कुछ मोटा हो जाता है। ठीक है, पहले पतले थे, पतली, बाद में मोटे हो जाते हैं। क्लियर। फीमेल में कहना चाहिए आवाज मोटे नहीं होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पतली ही रहती है, सुरीली बनी रहती है। मेल और फीमेल दोनों में कहना चाहिए विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, मेल फीमेल के प्रति और फीमेल मेल के प्रति। ठीक है जी। उसके बाद कहना चाहिए जो मेल होते हैं उसमें थोड़ा सा कहना चाहिए बाहुबली हो जाते हैं, ताकत आ जाते हैं, कंधे की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फीमेल में कहना चाहिए जो जांघें होती है और जो कुल्हे होती हैं वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जो कांख होते हैं उसमें कहना चाहिए हेयर आना प्रारंभ हो जाते हैं। जो मेल होते हैं उनमें कहना चाहिए दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाते हैं। मेल में कहना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस होना प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। फीमेल में कहने की ऊजेनेसिस मतलब ओहम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ हो जाती है और ओहम का निर्माण प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि दोनों में कहना चाहिए सेक्स हार्मोन बनने लगते हैं। इसी कारण मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होने लगते हैं, नेचुरली तौर पर आकर्षित होने लगते हैं। क्लियर। उसके बाद है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद आप लोग देख लेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये कहना चाहिए केवल फीमेल में होती है। जब फीमेल कहना चाहिए 12, 13, 14 साल की होती है तब उसमें कहना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ओवरी क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ओवरी से कहना चाहिए सेक्स हार्मोन बनने लगती है। सेक्स हार्मोन जैसे ही बनती है द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं।
और उस फीमेल में कहना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया प्रारंभ होती है तब इसको मेनार्की कहा जाता है। और जब बंद होती है 45 साल 50 साल में फीमेल में, तब इसको मेनोपॉज, खत्म होना, मेनोपॉज। अलग अलग पुस्तक में ईयर अलग अलग लिखेगा, किसी में 45 साल, किसी में 50 साल, किसी में 52 साल। ठीक है, जब प्रारंभ होती है 12-13 साल में तो मेनार्की समाप्त होती है तब मेनोपॉज। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं ये 28 दिनों का होते हैं, जिसके कारण इसको माहवारी या फिर मासिक धर्म नाम से भी भारत में जाना जाता है। तो इसमें आप लोग पुस्तक को विशेष रूप से आप लोग इसको देख लेंगे। मतलब 1 से 28 दिनों के बीच में क्या क्या होती है उसको देख लेंगे। पूरा विस्तृत यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, आपको पुस्तक में मिल जाएगा। क्लियर कि 1 से कहना चाहिए 4 दिनों के बीच क्या होती है, 5 से कहना चाहिए 13 दिनों के बीच क्या होती है, 14वें दिन में क्या होती है, 15 से 19 दिन में क्या होती है, 20 से 25 दिन में क्या होती है, 26 से 28 दिन में क्या होती है। इसको आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। क्लियर। ये जो 14वें दिन होता है 14 डेज, इसमें कहना चाहिए अंडाणु का निर्माण होता है, कोहम का क्या होता है इसमें निर्माण होता है। क्लियर। तो इसको आप लोग पुस्तक की सहायता से देख लेंगे या फिर आप लोगों को विस्तृत अध्ययन मेरे वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग पुस्तक में इसका लेख अलग अलग मिलेगा। कुछ पुस्तकों में 1 से 28 दिनों का वर्णन होता है, कुछ पुस्तकों में इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो दोनों तरीके से आप लोग को मैं उसमें बताया हूँ। उसके बाद आप लोग देख लेंगे ब्रेस्ट एंड मैमरी ग्लैंड्स। ब्रेस्ट एंड मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स के बारे में तो हम लोग पहले ही जानते हैं। जो मैमल होते हैं, स्तनधारी जंतु होते हैं, उनके शरीर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। इसी के आधार पर हम लोग मैमल्स या फिर स्तनधारी कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन कहना चाहिए मेल में क्या होती है, निष्क्रिय होती है, अवशेषी आर्गन के रूप में पाई जाती है, मतलब उसका कुछ कार्य नहीं होता है। लेकिन यही मैमरी ग्लैंड्स फीमेल में क्या होती है, सक्रिय होती है, और कहना चाहिए चाइल्ड के लिए मिल्क सेक्रेशन, दुग्ध स्त्रवण का कार्य करती है। क्लियर। कुछ हार्मोनों की सहायता से, हालांकि वहां पर 2 हार्मोन भी होते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन, दोनों हार्मोन की सहायता से शिशु के लिए, चाइल्ड के लिए मिल्क सेक्रेशन का कार्य करते हैं। क्लियर। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब होता है विशेष रूप से कहना चाहिए फीमेल में थोरेक्स में जो उभार पाई जाती है, थोरेक्स में जो उभार पाई जाती है उसी को ब्रेस्ट कहा जाता है। क्लियर। इसका आप लोग चित्र को देख लेंगे। इसके अंदर कहना चाहिए कई प्रकार की टिश्यू पाई जाती है। ठीक है, जो फैटी टिश्यू होती है और कुछ उत्तकों का समूह होता है, उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इनका आप लोग नामांकित चित्र देख लेंगे ब्रेस्ट का। उसके बाद कहना चाहिए यहीं पर और कुछ और होता है पुस्तकों में। एक होता है प्रीकोशियस, प्रीकोशियस मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 12-13 साल में प्रारंभ होती है, लेकिन आजकल खान पान में अनियमितता, प्रदूषण की अधिकता, इसके कारण कई बार कहना चाहिए जो फीमेल होती है उसमें समय से पहले प्रारंभ हो जाती है। मतलब 8-9 साल में प्रारंभ हो सकती है, 10 साल में प्रारंभ हो सकती है, मतलब समय से पहले प्रारंभ होती है, उसको प्रीकोशियस मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। क्लियर। ये कोई रोग नहीं है, ये खान पान में अनियमितता, प्रदूषण के कारण होता है। क्लियर। यहीं पर आपको और मिलेगा गर्भधारण की उपयुक्त परिस्थितियां, गर्भधारण की उपयुक्त परिस्थितियां, सुटेबल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां क्या होती है। तो इसका विस्तृत अध्ययन मेरी वीडियो को देख लेंगे। क्लियर। आप लोग को मैं पहले बताया हूं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया होती है वो 1 से कहना चाहिए 28 दिनों तक चलती है। तो अभी आप लोग को बताया हूं मैं 14वें दिन में कहना चाहिए अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेंज ले लिया जाता है, क्योंकि प्रदूषण इतना अधिक है, खान पान इतना अधिक
अनियमित है कि 14वें दिन में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, कभी 12, कभी 13, कभी 14, कभी 15, कभी 16 अनियमितता पाई जाती है। क्लियर। तो एक रेंज ले लेते हैं 11 से 18वें दिन, 11वें से 18वें दिन। ठीक है। तो कहना चाहिए, मान लो कहना चाहिए कोई फीमेल है जो कहना चाहिए जिनके शरीर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है। क्लियर। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यदि कहना चाहिए कोई भी जो फीमेल है, ठीक है, इस फीमेल का कहना चाहिए संपर्क कहना चाहिए किनके साथ होता है, मेल के साथ होता है। यदि कोई फीमेल है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है, 14, 15, 16 साल के हैं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यदि कहना चाहिए 11वें से 18वें दिन के बीच, 11वें से 18वें दिन के बीच इस फीमेल का संपर्क किससे होता है, मेल से होता है। ठीक है। तो कहना चाहिए मेल का जो कहना चाहिए जो स्पर्म होता है वो फीमेल के शरीर में चली जाती है। ठीक है। और यहाँ पर कहना चाहिए लगभग 100% के आसपास फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस बढ़ जाती है, मतलब गर्भधारण होने की चांसेस 100% बढ़ जाती है। क्लियर। और इस बीच को छोड़कर यदि कहना चाहिए 1 से 10 दिनों के बीच या फिर 19 से 28 दिनों के बीच कहना चाहिए इन दोनों का संपर्क होता है, तो गर्भधारण की परिस्थिति लगभग नहीं के बराबर रहेगा। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए आगे है गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद आगे क्या है, गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन हम लोग जस्ट कहना चाहिए 1 मिनट बाद अध्ययन करेंगे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस को। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स एंड ब्रेस्ट। अब उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है। यहाँ पर हम लोग परीक्षा पूर्व तैयारी कर रहे हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है। तो अगला क्या है, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ठीक है। ये नर और मादा दोनों में होती है, लेकिन नर में इसको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में क्या कहा जाता है, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण होना, और oogenesis मतलब होता है अंडाणुओं का निर्माण होना। मतलब ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है। मान लो कहना चाहिए ये है मेल और ये क्या है, फीमेल। ठीक है। मेल में कौन सी क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, और फीमेल में कौन सी क्रिया होती है, oogenesis की क्रिया। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो 2 चरणों के बाद किसका निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। oogenesis क्रिया के बाद अंत में कहना चाहिए किसका निर्माण होगा, ओहम का निर्माण होगा। क्लियर। याद रखेंगे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया किसमें होती है, कौन से ऑर्गन में होती है, टेस्टिस में होती है। फीमेल में कहना चाहिए oogenesis की क्रिया किसमें होती है, ओवरी में होती है। क्लियर। ये कहना चाहिए मेन सेक्स ऑर्गन होता है, और ये भी क्या होता है, पुरुष का मेन सेक्स ऑर्गन होता है। इसके अंदर कहना चाहिए 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स, जिसको इंटरस्टेटियल सेल्स बोलते हैं। लेडिंग सेल्स कहना चाहिए सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर कहना चाहिए ग्रेफियन फॉलिकल्स पाई जाती है और कार्पस लुटियम बनती है, जो कहना चाहिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनों का क्या करती है, निर्माण करती है। एस्ट्रोजन कहने चाहिए क्या होती है, फीमेल में सेक्स हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं,
इनका सेक्रेशन होता है कार्पस लुटियम से और वो गर्भधारण अवस्था को बनाए रखता है और मिल्क सेक्रेशन करने का कार्य करता है। क्लियर? तो इसमें कहना चाहिए मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगा तो जनरली तौर पर कहना चाहिए इनकी संख्या कहना चाहिए मेल में करोड़ों में होती है। कितने में होती है? करोड़ों में होती है। फीमेल में ओहम बनती है तो जनरली तौर पर इनकी संख्या कितनी होती है? केवल एक होती है। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 2 चरणों में होती है। दोनों चरण को देख लेंगे। पहले चरण में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का निर्माण होना। सेकंड होता है स्पर्मेटिड का स्पर्म में मेटामॉर्फोसिस होना, स्पर्मेटोलियोसिस भी कहा जाता है। तो इसका आप लोग कहना चाहिए नामांकित चित्र को विशेष रूप से देख लेंगे। ठीक है जी, दोनों का आप लोग नामांकित चित्र को देख लेंगे क्योंकि ये अधिकांशतः 12वीं में भी आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर? तो जैसे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस का चित्र बना रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है। 1 2 4, फिर इसमें से एक को ले लेते हैं। इसमें सभी में कहना चाहिए 2n रहेंगे, मतलब क्रोमोसोम यहां डिप्लॉयड अवस्था में है, यहां पर आधी हो जाती है। oogenesis का मैं चित्र बना रहा हूं। ये कहना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस का नामांकित चित्र है और ये कहना चाहिए oogenesis का नामांकित चित्र है। ये क्रिया किसमें होती है? मेल में होती है और ये क्रिया किसमें होती है? फीमेल के ओवरी में। ठीक है, तो यहां पर कहना चाहिए ये है मल्टीप्लीकेशन फेज और ये क्या है? ग्रोथ फेज और ये क्या है? मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, इन तीनों स्टेज को क्या नाम दिया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का निर्माण होना। तो यहां पर कहने चाहिए किसके निर्माण होती है? ये चारों क्या है? ये स्पर्मेटिड है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक दूसरी क्रिया होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस या फिर स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मेटोलियोसिस। और जो स्पर्मेटिड होते हैं और स्पर्म में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इनके नामों को आप लोग याद रख लेंगे। पूरा विस्तृत देखने के लिए आप लोग मेरे मूल वीडियो का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये कहना चाहिए जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स विद डिप्लॉयड क्रोमोसोम, मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? 46 रहेगी। ठीक है, ये कहना चाहिए क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये क्या है? स्पर्मेटिड और ये क्या है? स्पर्म। क्लियर? यहां पर कहना चाहिए याद रखेंगे, यहां पर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा। यहां पर क्या होगा? फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा, जिनके कारण क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। मतलब इसमें कितनी है? 46, इसमें कितने हो जाएंगे? 23, इसमें कितने हो जाएंगे? 23। मतलब यहां पर जो क्रोमोसोम, यहां पर जो कहना चाहिए स्पर्म बनेंगे, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। उसके कारण कहना चाहिए इस स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, अगुणित कोशिका बोलेंगे। जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये भी कहना चाहिए फीमेल के जर्म सेल्स है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या की स्थिति क्या होती है?
डिप्लॉइड होती है, मतलब 46 होती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊबोनिया कहेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है, मैच्योर ओहम है, मतलब अंडाणु है। क्लियर। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 46 है, यहाँ पर भी कितनी है, 46 है। यहाँ पर फर्स्ट मेचुरेशन डिवीजन होगा, जैसे इस प्रकार से इसमें फर्स्ट मेचुरेशन डिवीजन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन सी क्रिया होती है, फर्स्ट मेचुरेशन डिवीजन होगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। ये पोलर बॉडी है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, ये आगे चलकर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसमें भी कितनी चली जाती है, 23। और ये ओहम है, और इस बनने वाले ओहम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, हेप्लॉइड सेल्स है, और ये भी क्या है, हेप्लॉइड सेल्स है। दोनों आपस में मिलती है तब वो क्या कहलाती है, डिप्लॉइड सेल्स कहलाती है, मतलब जाइगोट कहलाती है। क्लियर। तो इसको आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, दोनों में समानता और असमानता देख लेंगे। इसको कई बार कहने चाहिए, पूछा जाता है क्या क्या असमानता होती है। क्लियर। असमानता में कई होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखेगा, जैसे कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे। जबकि ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, केवल 2 बनेंगे। एक बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो 4 बनेंगे, यदि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे तो 2 बनेंगे, 1 2। ये भी सेकेंडरी है, 1 2। ठीक है, इसमें देखेंगे प्राइमरी oocyte से भी 1 बनेंगे, सेकेंडरी oocyte भी 1 बनेंगे। ठीक है, प्राइमरी oocyte से भी 1 ओहम बनेंगे, सेकेंडरी oocyte से भी केवल 1 बनेंगे। क्लियर। और ये क्या होती है, गोलाकार होती है और अचल होती है, गोलाकार होती है और अचल होती है। ये क्या होती है, लंबाकार होती है और सचल होती है, मतलब गतिशील होती है। ठीक है, समानता और असमानता को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ओहा। उसके बाद है ओहा, मतलब अंडाणु, और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, अलग अलग जीवों में जो ओहा होती है, जो अंडाणु होती है, अलग अलग जीवों में क्या हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। क्लियर। तो इसका प्रकार कहना चाहिए योग की मात्रा और योग की वितरण के आधार पर बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ओहम होती है, मान लो कहना चाहिए कि जनरली तौर पर क्या है, ये ओहम है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसमें जनरली तौर पर क्या पाई जाती है, इसमें योग पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, योग। तो इसके आधार पर कहना चाहिए, इसको 2 प्रकारों में बांट दिया जाता है। पहला होता है योग की मात्रा के आधार पर, मतलब क्वांटिटी के आधार पर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इनके वितरण के आधार पर। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, और यह होती है क्वांटिटी के आधार पर। ठीक है, मतलब इसको हम लोग मात्रा कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, वितरण कहेंगे। तो योग की मात्रा के आधार पर ये 3-4 प्रकार से होता है। पहला होता है एलेसिथल, दूसरा होता है ओलिगोलेसिथल, तीसरा होता है मीजोलेसिथल, और चौथा होता है मैक्रो या मेगालेसिथल। ये मात्रा को व्यक्त करता है। क्लियर। एलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मैक्रो या फिर मेगालेसिथल। क्लियर। एलेसिथल का मतलब होता है, इसके कहने की जो एग होती है उसमें योग लगभग नहीं पाई जाती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, एलेसिथल। इसका उदाहरण क्या होता है,
ह्यूमन होता है। इसका उदाहरण क्या होता है? ह्यूमन। मानव का कहना चाहिए जो अंडाणु होता है वो किस प्रकार से होता है? ए लेसिथल प्रकार का होता है। क्लियर? ओलिगोलेसिथल मतलब इसके जो कहना चाहिए ओहम में योग की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है, मतलब लो होती है, ज्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। ठीक है। और मीजो मतलब होता है इसके कहना चाहिए अंडाणु में योग की मात्रा क्या होती है? मध्यम मात्रा में होती है, न ज्यादा न कम, मध्यम मात्रा में होती है। उसको क्या कहा जाता है? मीजोलेसिथल। उदाहरण के तौर पर कहना चाहिए जो फ्रॉग होता है, ठीक है, जो मेंढक होती है, उनका एक मीजोलेसिथल होता है। क्लियर? इसके बाद कहना चाहिए मैक्रोलेसिथल। इसका अर्थ यह होता है कि इनमें कहना चाहिए जो योग होती है उनकी मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? मुख्य रूप से एवीज मतलब जितने भी पक्षी होती है और जितने भी कहना चाहिए रेप्टाइल होती है। रेप्टाइल मतलब स्नेक, छिपकली, टार्टोइस, क्रोकोडाइल, ये आते हैं। और एवीज, एवीज का कहना है कि हम लोग एक तो देखे ही हैं, उसमें कहना चाहिए योग की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हम लोग पक्षी का कहना चाहिए एक देखे हैं, उसको फोड़ने के बाद कहना चाहिए जो पीला द्रव निकलता है वही क्या होता है? योग होता है। तो मेगा या मैक्रो इसमें ज्यादा मात्रा में होती है, इसमें लगभग नहीं होती है, इसमें कम होती है, इसमें मध्यम मात्रा में होती है और इसमें ज्यादा मात्रा में होती है। मतलब ये मात्रा के आधार पर ये क्या है? ये 4 प्रकार है। क्लियर? उसके बाद है वितरण के आधार पर, मतलब उसमें वितरण कैसे होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। जैसे कि पहला होता है आइसोलेसिथल या फिर होमोलेसिथल, और दूसरा होता है टीलोलेसिथल, और तीसरा होता है सेंट्रोलेसिथल। ठीक है जी। तो पहला का अर्थ होता है जैसे कि आइसो या होमो। जैसे कि इसका हम लोग देखते हैं, एक को देखते हैं, अंडाणु को देखते हैं, तो इसमें कहना चाहिए वास्तव में जो ये प्रकार है होमोलेसिथल या फिर आइसोलेसिथल, ये इन दोनों को व्यक्त करता है, एलेसिथल और ओलिगोलेसिथल दोनों को व्यक्त करता है। दोनों को मिलाकर क्या कहा गया? आइसो या फिर होमो। मतलब इसमें कम मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसका वितरण क्या रहेगा? समान रूप से रहेगा सभी तरफ। कम तो है लेकिन सभी तरफ क्या रहेंगे? समान मात्रा में पाए जाएंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? आइसो या फिर होमोलेसिथल। कम है लेकिन सभी तरफ समान मात्रा में पाए जाएंगे। क्लियर? टीलोलेसिथल, इसका अर्थ यह होता है कि ये इसको व्यक्त करता है, मीजोलेसिथल को, मतलब जो फ्रॉग का उदाहरण होता है इसको व्यक्त करता है ये टीलोलेसिथल। तो इसमें मान लो कहने चाहिए इसको हम लोग ओहम मान लेते हैं, तो इसमें सभी तरफ नहीं पाई जाती। टीलो मतलब टेल से बना हुआ है, तो इसमें कहना चाहिए एक तरफ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जिस तरफ कहना चाहिए टेल है, मान लो टीलोलेसिथल, एक तरफ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टीलोलेसिथल बोलेंगे। ठीक है। ये इसको व्यक्त करता है मीजो को, और ये मूलतः कहने चाहिए इसको भी व्यक्त करता है, ये दोनों को, मीजोलेसिथल और मेगालेसिथल दोनों को मिलाकर टीलोलेसिथल कहेगा। मतलब एक तरफ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रो मतलब होता है केंद्र, केंद्र पित्त की। तो इसका उदाहरण क्या होता है? जो भी कहने चाहिए इंसेक्ट होती है, जो भी क्या होती है? इंसेक्ट होती है, कीट होती है, उसपे किस प्रकार की पाई जाती है? सेंट्रोलेसिथल पाई जाती है। क्लियर? मतलब ये सेंट्रल में पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस इधर पाए जाएंगे, ये सेंट्रल में क्या पाई जाती है? योग पाई जाती है मध्य में, तब इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोलेसिथल कहा जाता है। क्लियर? तो यह हो गया आप लोगों का ओहा और उनका क्लासिफिकेशन। विस्तृत अध्ययन के लिए आप लोग मेरे मूलतः वीडियो को आप लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है मतलब नर युग्मक मादा युग्मक का आपस में मिलना। नर युग्मक मादा युग्मक, मान लो कहने चाहिए ये क्या है? ये स्पर्म है,
और ये क्या है, ये ओहम है। आप लोग इन दोनों का नामांकित चित्र देख लेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनते हैं, ooजेनेसिस में ओहम बनते हैं। तो दोनों का नामांकित चित्र देख लेंगे, ठीक है। कई बार इसको पूछा जाता है 12वीं में। 12वीं में तो यहाँ तक कि पूछा गया है, इस चित्र को दे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है अग्रभाग में। ये भी अग्रभाग है, यहाँ पर क्या पाई जाती है। ये मध्य भाग है तो इसका क्या नाम है, ये पश्च भाग है तो इसका क्या नाम है, एक बार पूछा गया था, ठीक है। ये 3 भागों में बटी होती है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। इसको हेड बोलते हैं, इसको मिडिल बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। यहाँ पर पाई जाती है एक्रोसोम, ये है न्यूक्लियस, ये है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ये होती है एक्सियल फिलामेंट, यहाँ पर होती है सेंट्रिओल और ये है टेल। उसी प्रकार से ये ओहम है। ओहम में एक कहना चाहिए क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। इसमें कहना चाहिए इस प्रकार से क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। यहाँ पर कुछ लेयर भी पाई जाती है। आउटर सेल्स को हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडिएटा या फिर इसका दूसरा नाम होता है फॉलिक्यूल सेल्स। एक और लेयर होती है, इसको कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। यहाँ पर कहना चाहिए एक मेम्ब्रेन भी होती है। तो इनका आप लोग कहना चाहिए नामांकित चित्र देख लेंगे, क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये जो शुक्राणु होता है और ये अंडाणु होता है, इन दोनों का आपस में मिलना और मिलकर कहना चाहिए डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करना, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23। इसमें कितनी होती है, 23। और दोनों जब मिलती है तब क्या बनती है, डिप्लॉयड जाइगोट बनती है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। इसको कहना चाहिए द्विगुणित कोशिका कह सकते हैं या फिर डिप्लॉयड जाइगोट बोल सकते हैं, क्लियर। हेप्लॉयड हेप्लॉयड, दोनों हेप्लॉयड मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट, क्लियर। ये आगे चलकर कहना चाहिए विभिन्न क्रिया करती है, 9 माह तक क्रिया करती है और अंत में कहना चाहिए चाइल्ड का क्या होता है, निर्माण होता है, क्लियर। ये हो गया फर्टिलाइजेशन, मतलब इन दोनों का आपस में मिलना क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और आप लोगों को पता होगा ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है फीमेल में कहां पर होती है, ओही डक्ट में होती है। ये मादा जनन तंत्र के एक नामांकित चित्र है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी। इसको भी क्या कहेंगे, ओवरी। और ये भाग क्या है, ओहिडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये भी क्या है, ओहिडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये लगभग यहाँ पर कुछ सक्रिय होती है। ये लगभग कहना चाहिए मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के बीच में कहना चाहिए कोपुलेशन की क्रिया होती है। और कोपुलेशन की क्रिया के बाद में या कोपुलेशन की क्रिया के अंत में जो मेल होता है, इसमें कहना चाहिए जो पेनिस होता है, पेनिस की सहायता से लगभग कहना चाहिए
करोड़ों की संख्या में स्पर्म को प्रविष्ट करा देता है। अब ये कहना चाहिए जो स्पर्म होती है ये यहाँ से इनकी सहायता से ये आगे चला जाएगा, ठीक है। और मान लो कहना चाहिए जो फीमेल होती है उसमें कहना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया